15 अक्टूबर 1947 की रात पूर्वी दक्षिण एशिया का आसमान स्याही की तरह काला था। बस नए चांद की कुछ किरणें ऊंचे चिनार के पेड़ों से छनकर आ रही थीं। वादी इतनी खामोश थी कि एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी दिल की धड़कनें बढ़ा सकती थी। और इसी खामोशी में एक कान फाड़ देने वाली गूंज अचानक सुनाई दी, जैसे धरती फट गई हो। यह किसी बम का धमाका नहीं था, बल्कि 300 से ज्यादा सिख सैनिकों के दिलों की धड़कन थी, जो एक पुराने डकोटा विमान में श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। हवा का शोर एक विशाल जानवर की दहाड़ जैसा था। विमान के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। मुझे अभी भी बारूद और मशीन के तेल की गंध याद है, जो ठंडी हवा के साथ मिलकर मेरी सांसों में भर रही थी। कुछ ही घंटे पहले श्रीनगर के बाहरी इलाके में हजारों पाकिस्तानी कबायली हमलावर जश्न मना रहे थे, शराब पी रहे थे और जीत के नारे लगा रहे थे। उन्हें यकीन था कि रात की पहली पहर हमेशा सबसे सुरक्षित होती है और श्रीनगर सुबह तक उनके कब्जे में होगा। लेकिन पलक झपकते ही वह सब एक बुरे सपने में बदलने वाला था। मैं, भारतीय सेना का एक सिख सिपाही, अंधेरे में अपने साथियों को देख रहा था। मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। मेरे सामने कबायली हमलावरों का खेमा एक ऐसे झुंड की तरह बेखबर था, जिसे आग में धकेला जा रहा हो। वे हवा में गोलियां चला रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। उनकी छोटी छोटी चौकियां बिखरी हुई थीं और उनका कोई असली कमांड सेंटर नहीं था। वे जीत के नशे में चूर थे। उस रात हम सिर्फ कुछ 100 लोग थे, अपनी पुरानी 303 राइफलों के साथ, और हमने दुश्मन के घमंड को हार के मैदान में बदलने की ठानी थी। यह भयानक मंजर जो घटने वाला था, आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम यह कैसे कर पाए? कैसे कुछ 100 लोग, जिन्हें घाटी का कोई अनुभव नहीं था, एक बड़ी हमलावर फौज को एक ही रात में बिखेरने की हिम्मत कर सके? इसका जवाब उसी शाम को शुरू हुआ, जब अंधेरा धीरे धीरे पहाड़ों पर छा रहा था और हम एक ऐतिहासिक दांव में उतर रहे थे। 15 अक्टूबर की शाम, जंगल एक हरी दीवार की तरह खड़ा था और ठंडी हवा में देवदार की भीनी भीनी खुशबू थी। हमारी ब्रीफिंग विमान के अंदर ही हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने एक हाथ से बने नक्शे पर उंगली रखी, जो एक छोटे से बोर्ड पर लगा हुआ था। नक्शे पर मैंने कोयले से बने निशान देखे। श्रीनगर हवाई अड्डा, जहां कबायली पहरा दे रहे थे, उनका मुख्य शिविर जो हवाई अड्डे से थोड़ी दूर था, और उनका गोला बारूद का ढेर। कर्नल राय बहुत धीरे से बोले, जैसे डर हो कि हवा भी यह खबर बाहर ले जाएगी। 3 टुकड़ियां, एक ही समय पर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और हर शब्द नक्शे पर कील की तरह गड़ रहा था। पहली टुकड़ी मेजर शर्मा के नेतृत्व में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर कब्जा करेगी और संचार काट देगी। दूसरी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व मैं करूंगा, रनवे को सुरक्षित करेगी। तीसरी टुकड़ी सूबेदार हरभजन सिंह की, दुश्मन के भागने के रास्ते को रोकेगी और उनके शिविर पर हमला करेगी। कर्नल राय ने अपनी उंगली उस निशान पर रखी जो कबायली सरदारों के तंबू का प्रतीक था। वे आज रात लापरवाह होंगे। उन्हें लगता है कि पहली रात कोई हमला नहीं करेगा। हम इस पर यकीन नहीं करते, हम खुद पर यकीन करते हैं। वह रुके, एक एक सैनिक को देखा। उनकी आंखें शांत झील की तरह थीं। हमारा संकेत होगा, जो बोले सो निहाल का जयकारा। संकेत न मिले तो भी तय समय पर हमला करना। कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। विमान के बाहर हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिसमें दूर जल रही आग के धुएं की हल्की गंध थी। कबायली हमलावरों के खेमे से हंसी और ढोल की आवाजें आ रही थीं। मैंने विमान की छोटी सी खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की आखिरी किरण पहाड़ों की चोटी पर एक सुनहरी धागे की तरह अटकी हुई थी। हमने और कुछ नहीं कहा। हर कोई चुपचाप अपने हथियार और सामान की जांच कर रहा था। गोलियों की पेटियां, संगीने और कुछ हथगोले। मेरे बगल में बैठा बलवंत, हमारी टुकड़ी का सबसे युवा सिपाही, गहरी सांस ले रहा था। उसने मेरी आंखों से नजरें चुराईं, लेकिन उसके हाथ जो अपनी राइफल की पेटी कस रहे थे, इतने कस गए कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। सब ठीक है बलवंत? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ भाजी, उसने मुझे देखे बिना कहा, बस अपनी राइफल को और कसकर पकड़ लिया। उसकी जेब से एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा झोंक रहा था, एक रुमाल, जिस पर उसकी मां ने नीले धागे से झाड़ काढ़ा था। बलवंत ने उसे 4 बार मोड़ा था और ठीक अपने दिल पर रखा था, जैसे कोई ताबीज हो। हमने सूखे मेवे और गुड़ आपस में बांटे
पानी हमारी बोतलों में था, जो हमने कंधों पर लटका रखी थीं। मेजर शर्मा ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुझे दिया। अगर मैं वापस न आऊं तो यह मेरे परिवार को भेज देना, पता पीछे लिखा है। मैंने उसे खोला नहीं, बस सिर हिला दिया। वह पल एक सांस की तरह गुजर गया, लेकिन उसने मेरी अगली सांस को और भारी बना दिया। चांद बादलों में छिप गया था, विमान की बत्तियां बुझा दी गईं, नीचे अंधेरा घना था। 19:10 पर विमान नीचे उतरने लगा। हमें कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, सिर्फ पायलट के अनुभव और हमारे भरोसे का सहारा था। विमान ने जमीन को छुआ और एक झटके के साथ रुका। दरवाजा खुला और कश्मीर की ठंडी ताजी हवा का झोंका अंदर आया। हम जमीन पर उतरे, कोई आवाज नहीं। विमान 2 चक्कर और लगाकर वापस चला गया। हवाई अड्डे पर अंधेरा और गहरा हो गया। कीड़ों की आवाजें उठने लगीं। 19:40 पर घास पर ओस की बूंदें जमने लगी थीं। जमीन से एक ठंडी नम महक उठ रही थी। हम एक कतार में दूरी बनाकर उन रास्तों पर चले जिन्हें हमने नक्शे पर देखा था। हर कोई अपनी जगह पर ऐसे था जैसे एक अदृश्य मशीन के पुर्जे हों। सूखी पत्तियों को जूतों के नीचे आने से पहले ही हाथ से हटा दिया जाता था। जब एक सूखी नहर को पार करने की बारी आई तो सूबेदार हरभजन सिंह ने 2 उंगलियां मोड़कर इशारा किया। मैंने अपना पैर उस पर रखा और हल्के से उछलकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पानी की एक बूंद भी नहीं उछली। एक छोटा सा मेंढक पत्थर से कूद गया। हम एक दिल की धड़कन के लिए रुके, फिर आगे बढ़ गए। हल्की बूंदाबांदी अचानक शुरू हो गई। मूसलाधार नहीं, बस जैसे कोई ऊपर से अपनी उंगलियों से पानी छिड़क रहा हो। बारिश ने मिट्टी की महक को और गहरा कर दिया और पत्तों की सतह को चिकना बना दिया। मैं एक गिरे हुए पेड़ के तने के ऊपर से रेंगकर गुजरा। ठंडी कीचड़ पेट पर महसूस हुई। मेरे सामने मेजर शर्मा की परछाई धुंधली सी दिख रही थी। हम दुश्मन के शिविर के किनारे के और करीब पहुंच गए थे। एक अंधेरा इलाका जहां उनके तंबुओं से रोशनी के धब्बे आ रहे थे। हवा कुछ बिखरी हुई आवाजें ला रही थी। कोई बेसुरा गा रहा था, किसी बर्तन के बजने की आवाज, और अंग्रेजी और पश्तो में कुछ बातें जिनमें शराब की बू थी। पहली रात वे आराम कर रहे थे। 21:58 पर हम अपनी अपनी जगहों पर छिपकर इंतजार करने लगे। मैं एक टूटे हुए दीमक के टीले के पास पहुंचा, अपनी हथेलियां सूखी खुरदरी मिट्टी पर रखीं और अपने दिल की धड़कनों को गिनने लगा। उनके भागने का रास्ता, एक मिट्टी का रास्ता जिस पर कई जूतों के निशान थे, मेरे सामने लगभग 20 गज की दूरी पर था। मेरी टुकड़ी में 4 लोग थे। हमने अपनी पोजीशन वैसे ही ली जैसे अभ्यास किया था। एक दूसरे से 5 गज की दूरी पर, भागने की दिशा के समकोण पर। मैंने अपनी राइफल को जमीन पर टिकाया और उस पर कुछ सूखी पत्तियां डाल दीं। हर हरकत पानी के बुलबुले की तरह होनी चाहिए थी, मौजूद पर बिना आवाज के। 22:00 बजे शिविर के अंदर से अचानक एक रोशनी का गोला दागा गया। एक सफेद रोशनी फैली और हवा में लटक गई, जिससे पूरा इलाका दिन जैसा रोशन हो गया। हमने खुद को जमीन से चिपका लिया, जैसे हमारे शरीर का हर रोम छिद्र बंद हो गया हो। रोशनी हमारे ठिकाने की ओर आई, फिर फिसलकर उनके हथियारों के ढेर की ओर रुक गई। मैंने किसी को दौड़ते हुए देखा, किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और अंधेरा पहले से भी ज्यादा घना हो गया। मैंने अपनी कोहनी को थोड़ा हिलाया। मुझे अपने दिल की धड़कन जमीन में गूंजती हुई महसूस हुई। बारिश रुक गई, हवा ठंडी हो गई। आसमान में कुछ बादल हटे और एक पतले चांद का ब्लेड नजर आया, जैसे एक तेज चाकू हो। हम अपनी दूसरी पोजीशन की ओर बढ़े। मेरे हाथ कभी कभी पेड़ की जड़ों से टकराते थे, जो हड्डियों की तरह सख्त थीं। अगली जगह पर बलवंत एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसकी राइफल की बेल्ट एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गई थी। उसने शांति से उसे सुलझाया, फिर से कसकर बांधा और धीरे से सिर हिलाया। मैंने देखा कि उसके होंठ कसकर भिंचे हुए थे, डर से नहीं, बल्कि हर उस आवाज को रोकने के लिए जो तबाही बन सकती थी। 15 मिनट बाद हमारे हथगोले और मशीनगनें भागने के रास्ते पर तैनात थीं। मैं इंतजार करने लगा। मैंने अपनी जेब से कृपाण का हैंडल छुआ, संकेत देने के लिए नहीं, बल्कि आखिरी बार जांच करने के लिए। हमारे संकेत के लिए जो बोले सो निहाल का जयकारा धीमा लेकिन साफ होना था, ताकि तीनों टुकड़ियां सुन सके। मैंने कृपाण को वापस म्यान में रख दिया। हम पेड़ों की जड़ों की छाया में दुबके हुए थे, अपनी नजरें दुश्मन के शिविर की ओर घुमा रहे थे। तंबू की पीली रोशनी में सूबेदार हरभजन और उनके लोगों की परछायां जमीन से चिपकी हुई थीं, जैसे चलती हुई काली लकीरें हों। दूसरी तरफ कंट्रोल टावर के पास
मेजर शर्मा और उनकी टीम सिर्फ अंधेरे और रोशनी के बीच टिमटिमाते हुए काले धब्बे थे। उनकी पोजीशन रेडियो एंटीना से ज्यादा दूर नहीं थी। उनका हर कदम 1-2 की गिनती में था और फिर वे आगे बढ़ जाते थे। एक और विमान की गूंज सुनाई दी। शायद उनका था। वह नीचे से गुजरा। उसकी सर्चलाइट ने हमें स्कैन किया। हम बिना हिले डुले रुक गए। विमान ने एक चक्कर लगाया। उसकी रोशनी जंगल के किनारे पर एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बढ़ गई। मैंने गहरी सांस ली। ताजी कटी हुई पत्तियों की महक उनके शिविर के धुएं की गंध के साथ मिली हुई थी। समय एक खिंचती हुई कैंडी की तरह लंबा हो गया। 23:18 पर सब कुछ गियर की तरह फिट हो गया। बैकअप सिग्नल, कंधे पर 2 हल्के स्पर्श, एक एक करके हर किसी तक पहुंचाए गए। मैंने बलवंत के कंधे को छुआ, बलवंत ने अपने पीछे वाले को, और फिर सिलसिला रुक गया। कोई फालतू शब्द नहीं, अब सिर्फ तय समय का इंतजार था। मैंने आसमान की उस दरार को देखा जहां चांद पतला हो रहा था, फिर अपने हाथों को देखा। उंगलियों के पोरों पर मिट्टी लगी थी। नाखूनों में लाल मिट्टी के निशान थे, जैसे सूखे खून के धब्बे हों। मैंने अपनी राइफल को फिर से जांचा। सब कुछ सही था। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली, एक तीली को महसूस किया और फिर उसे वापस रख दिया। यह हमले से पहले की आखिरी हरकत थी। माहौल इतना गाढ़ा हो गया था कि हर सांस का एक आकार था। मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मेरे बगल में बलवंत के दिल की धड़कन और दूर बहती झेलम नदी की आवाज, जो एक और घड़ी की तरह उल्टी गिनती कर रही थी। मैंने अपने होठों पर जीभ फेरी, जो बोले सो निहाल, 3 छोटे शब्द, एक लंबा जयकारा। यही वह चाबी होगी जो आज रात का ताला खोलेगी। मेरे दिमाग में अदृश्य घड़ी की सुई एक और कदम आगे बढ़ी। 23:30। मेरे दिमाग में घड़ी की सुई जैसे आखिरी बिंदु पर पहुंच गई। मेरे हाथ ने राइफल की ठंडी लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। रोशनी की एक हल्की सी किरण मेरे हाथ पर पड़ी, जिससे मिट्टी की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। हर सेकंड इतनी धीमी गति से गुजर रहा था कि मुझे अपने कानों में खून का बहाव भी सुनाई दे रहा था। चारों ओर मेरे साथी भी तैयार थे। दुश्मन के शिविर की ओर से एक छोटी सी लाल चिंगारी चमकी, सूबेदार हरभजन की टीम का संकेत। कंट्रोल टावर की तरफ मेजर शर्मा की परछाई एक चट्टान की तरह उठी और फिर नीचे झुक गई। सब कुछ तैयार था। हम बस आखिरी पलों का इंतजार कर रहे थे ताकि एक साथ हमला कर सकें। उस समय माहौल बहुत अजीब था। एक तरफ कबायली हमलावरों का शिविर अभी भी शोरगुल से भरा था। हंसी, मजाक, नशे में गाए जाने वाले गीत और हारमोनिका की तीखी आवाज। कुछ लड़ाके नशे में धुत रास्ते में ही बैठ गए थे और अपनी शराब की बोतलें एक दूसरे से टकरा रहे थे। ठीक वहीं जमीन के नीचे और झाड़ियों में हम खामोश थे, सांसें भी रोके हुए। दूरी सिर्फ कुछ डेसियाटकॉफ मीटर की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 2 अलग अलग दुनियाएं हों, एक बेफिक्र, दूसरी मौत का इंतजार करती हुई। बलवंत मेरे बगल में लेटा था। उसके हाथ अभी भी अपनी राइफल पर कसकर जमे हुए थे। मैंने देखा कि उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी ओर मुड़कर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने बस सिर हिला दिया, जैसे कहना चाहता हूं, बस कुछ मिनट और। मैं जानता था कि वह अपनी मां के बारे में सोच रहा था, जिसने वह रुमाल काढ़ा था, जिसे उसने अपनी छाती में रखा था। ऐसे हालात में हर किसी के पास याद करने और टिके रहने के लिए कोई न कोई जगह होती है। 23:33 पर कबायली हमलावरों का एक झुंड लड़खड़ाता हुआ कंट्रोल टावर की ओर चला। उनमें से एक ठोकर खाकर गिर पड़ा और जोर से हंसा। दूसरे ने टॉर्च गिरा दी और उसकी रोशनी की किरण हमारे छिपने की जगह से गुजरी। उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया। रोशनी हमारे ऊपर से गुजरी, मेरे सिर से बस कुछ इंच की दूरी पर, और फिर धीरे धीरे हट गई। उस लड़ाके ने जम्हाई ली, टॉर्च बंद की और लड़खड़ाता हुआ चला गया। अगर वह 1 सेकंड और रुक जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता। मैंने मुड़कर देखा, मेजर शर्मा कंट्रोल टावर के पास पहुंच चुके थे। वे परछाइयों की तरह रेंग रहे थे। उनके शरीर जमीन से मिले हुए थे। एक काला एंटीना आसमान की ओर खड़ा था, हवा में हल्का सा कांप रहा था, जैसे एक अदृश्य भाला हो। मैं जानता था कि बस कुछ ही मिनटों में वह तार टूट जाएगा और उनका पूरा संचार तंत्र खामोशी में डूब जाएगा। 23:35 पर हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे एक सदी हो। बलवंत ने सूखी लार निगली। आवाज छोटी थी, लेकिन मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से दबाया। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें खाली मैदान से नहीं हटीं।
दुश्मन के शिविर की तरफ एक अप्रत्याशित घटना हुई। कुछ नशे में धुत कबायली एक खाली ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, शायद गाना बजाना करने के लिए। वे अपनी बंदूकों के बट से ताल बजा रहे थे और बाजार की तरह शोर मचा रहे थे। मैंने अपने दांत भींच लिए। उस ट्रक के नीचे हमारी टीम ने पहले से ही कुछ विस्फोटक लगा दिए थे। अगर वे वहां ज्यादा देर रुकते तो धमाके के पल में यह उनके लिए खून का स्नान बन जाता। मैं एक पल के लिए कांप गया, लेकिन अब इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। किस्मत का पहिया घूम चुका था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। 23:37 पर एक और रोशनी का गोला दागा गया। पूरा जंगल दिन की तरह रोशन हो गया। हमने अपने पेट जमीन से चिपका लिए, चेहरे कीचड़ में धांसा दिए। रोशनी ने उनके वाहनों के ढेर को रोशन किया। हर चेन, हर ईंधन का डिब्बा साफ दिख रहा था। उस रोशनी में मैंने सूबेदार हरभजन को एक ट्रक के पहिए के पास बिना हिले ढुले लेटे हुए देखा। रोशनी का गोला धीरे धीरे बुझ गया। रात ने फिर सब कुछ निगल लिया। 23:39 पर बलवंत ने अपनी जेब से एक छोटा मुड़ा हुआ कागज निकाला और कांपते हाथों से मुझे दिया। मैंने एक नजर डाली। बस कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थीं। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मां को मेरा रुमाल दे देना। मैंने आगे नहीं पढ़ा, उसे वापस उसकी जेब में डाल दिया। उसने सिर हिलाया। हम सब वापस जाएंगे, मैंने फुसफुसाया, यह जानते हुए कि ये शब्द धुएं की तरह नाजुक थे। 23:42 पर हवा तेज हो गई। चिनार के पेड़ों से गुजरते हुए अपने साथ उनके शिविर से पेट्रोल और धुएं की गंध लाई, जिससे मेरा गला सूख गया। मैंने दूसरी तरफ देखा। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन ले ली थी, हमला करने के लिए तैयार थे। हरभजन की तरफ से भी संकेत तैयार था। सब कुछ रुक गया था, बस समय एक एक सेकंड करके गुजर रहा था। 23:45 पर मेरे दिमाग में घड़ी ने टिक टिक की। कर्नल राय की हल्की सी सीटी की आवाज आई। हमले का आदेश। मैंने अपनी राइफल का बोल्ट खींचा। छोटी सी लौ धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कन के साथ जल रही थी। बस कुछ मिनट और यह बारूद तक पहुंच जाएगी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई यह अच्छी तरह समझता था। अंधेरे में हमने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। सामने की जमीन के फटने पर बाहर निकलने के लिए तैयार थे। एच आवर करीब आ रहा था और मुझे पता था कि बस एक पलक झपकते ही यह शांत रात नरक में बदल जाएगी। 23:46 पर जमीन मेरे नीचे ऐसे कांपी जैसे कोई विशाल जानवर जाग रहा हो। फिर धड़ाम एक धमाका हुआ जिसने रात को चीर दिया। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए जो मेरे कानों में हजारों युद्ध के ढोल की तरह गूंज रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो गया। लाल मिट्टी का एक स्तंभ उठा। पेड़ एक अदृश्य हाथ से कुचले जाने की तरह झुक गए। दुश्मन का एक ट्रक हवा में उछल गया। उसके पहिए अलग हो गए और जमीन पर आ गिरे। लोहे के टुकड़े आग के गोले बनकर चारों ओर उड़े और पेड़ों में धंस गए। उनका गोला बारूद का ढेर नरक बन गया था। एक और ट्रक में भीषण आग लग गई। लपटों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अंदर से कबायली चिल्ला रहे थे। धातु के पिघलने की आवाज आ रही थी। ईंधन के एक डिब्बे में गोली लगी और आग का एक स्तंभ खून के लाल खंभे की तरह उठा, जिसने पूरे चिनार के जंगल को रोशन कर दिया। लोग भागते, गिरते और मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे। कंट्रोल टावर की तरफ धमाका और भी जोरदार था। टावर की पूरी छत उड़ गई और पत्थर और मिट्टी अंदर गिर गए, जिससे अंदर मौजूद कई कबायली दब गए। रेडियो एंटीना टूटकर गिर गया। चिंगारियां निकलीं और रेडियो की आवाज एक निराशाजनक खरखराहट में बदल गई। बस कुछ ही सेकंड में उनका पूरा कमांड सिस्टम कट गया था। हारमोनिका और नशे में गाए जाने वाले गीत जो कुछ मिनट पहले तक सुनाई दे रहे थे, अब निराशाजनक चीखों में बदल गए थे। वे लड़खड़ाते हुए उठे। कुछ अभी भी नशे में थे। कुछ ने घबराहट में अपनी बंदूकें उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां उनके अपने तंबुओं को चीर रही थीं, अपने ही साथियों को लग रही थीं। कोई किसी का आदेश नहीं सुन रहा था और अब कोई आदेश देने वाला भी नहीं था। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यह जयकारा धमाकों की आवाज से भी ऊंचा उठा। हम झाड़ियों से बाहर निकले, हाथों में राइफलें। पहली गोलियों की बौछार उन तंबुओं की ओर गई जहां अभी भी रोशनी थी। कबायली लड़ाकों की परछाइयां पीछे की ओर गिरीं। उन्हें हथियार उठाने का भी मौका नहीं मिला। हथगोले एक घुमावदार रोशनी की लकीर बनाते हुए उस समूह के बीच गिरे जो भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। धड़ाम, धुआं, आग और खून एक हो गए। मैं उस रास्ते की ओर भागा जहां हमारी मशीन अगने लगी थी। कबायली हमलावरों का एक घबराया हुआ झुंड उसी ओर भागा।
उन्हें पता नहीं था कि उनके पैरों के नीचे मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने हमारे फायरिंग जोन में प्रवेश लायक किया, गोलियों की बौछार ने पूरी कतार को जमीन पर गिरा दिया। उनके शरीर टुकड़ों में बौंट गए। दुश्मन के शिविर की तरफ सूबेदार हरभजन ने अपना दूसरा हथगोला एक मशीनगन पोस्ट पर फेंका। धमाके ने मशीनगन को चुप करा दिया। एक कबायली जो जलते हुए ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे हरभजन की गोलियों ने नीचे गिरा दिया। आग ने उसके शरीर को निगल लिया। पीछे के कबायली चिल्लाए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन हरभजन की परछाई धुएं में गायब हो चुकी थी। इस अफरातफरी में मैंने बलवंत को देखा। वह युवा सिपाही एक सरदार के तंबू की ओर दौड़ा। उसने हथगोले का पिन खींचा और उसे सीधे अंदर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा तंबू ढह गया। बलवंत रुका नहीं। वह एक और ट्रक की ओर दौड़ा जो लड़खड़ाते हुए अपने पहियों को घुमा रहा था। मैं उसे पुकारने के लिए चिल्लाया, लेकिन एक और धमाके ने मेरी आवाज को निगल लिया। उसने अपनी संगीन निकाली और सीधे ट्रक के ड्राइवर पर हमला कर दिया। एक रोशनी की किरण चमकी, ट्रक का शीशा टूट गया और वह रुक गया। आग की लपटों ने बलवंत की परछाई को नहीं, बल्कि दुश्मन के अंत को निगला। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन सोचने का समय नहीं था। गोलियों की एक बौछार मेरे ठीक सामने जमीन को चीरती हुई गुजरी। मैं एक तरफ लुढ़का और अपनी राइफल से एक छोटी बौछार के साथ जवाब दिया। 2 कबायली लड़ाके गिर गए। उनके हथियार हाथों से छूट गए। जमीन गर्म थी, धुआं घना था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे भागने का रास्ता रोकना होगा, वरना दुश्मन घेरा तोड़ देगा। कंट्रोल टावर की तरफ धमाकों की आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। मेजर शर्मा और उनकी टीम ने एंटीना को नष्ट करने के बाद अब टावर के दरवाजे पर हमला कर दिया था। उन्होंने लगातार 3 हथगोले अंदर फेंके। जोरदार धमाकों की आवाज आई, धूल का गुबार उठा। जब धुआं छोटा तो बस बिखरी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। वहां से अब कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता था। आसमान में एक दुश्मन का विमान चक्कर लगा रहा था। उसकी सर्चलाइट नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल के किनारे से हमारे एक साथी ने अपनी हल्की मशीनगन से निशाना साधा। गोलियों की एक लकीर विमान के पेट में लगी। धड़ाम! लोहे का पक्षी लड़खड़ाया। उसमें आग लग गई और वह एक तरफ झुककर जमीन पर गिर गया और फट गया। उसके पंखे के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। आग की रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। धमाके ने मेरी छाती को हिला दिया। कबायली और भी घबरा गए। कुछ ने अपनी बंदूकें फेंक दी और भाग गए। कुछ जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगे। मैं धुएं और आग के बीच दौड़ा। बारूद की गंध तेज थी। हर कदम जैसे जलते कोयले पर पड़ रहा था। मेरे कानों में राइफलों, हथगोलों और चीखों की आवाजें एक पागल संगीत की तरह मिल गई थीं। कभी कभी मुझे आग की रोशनी में अपने साथियों के चेहरे लाल दिखाई देते थे। उनकी आंखें मणि की तरह चमक रही थीं, होंठ कसकर भिंचे हुए थे और फिर वे धुएं में गायब हो जाते थे। 23:55 पर पहले धमाके के बाद से 10 मिनट से भी कम समय में पूरा कबायली लश्कर एक बिना सिर के सांप की तरह हो गया था। ट्रक जल रहे थे, कमांड पोस्ट ढह गया था, भागने का रास्ता बंद था, विमान गिर गया था। वे अंधेरे में गोलियां चला रहे थे, लेकिन जितना ज्यादा वे गोली चलाते थे, उतनी ही ज्यादा अफरातफरी फैलती थी। दुश्मन की हर आवाज अब बस निराशाजनक चीखों की थी और हम, पगड़ी वाले सिख सिपाही, अपनी पुरानी राइफलों और दृढ़ संकल्प के साथ रात को चीर रहे थे, उसे एक बुरे सपने में बदल रहे थे। 23:56 पर लगातार धमाकों की गूंज अभी भी मेरे कानों में थी, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं थी। जब आग ने उनके वाहनों के ढेर को निगल लिया, जब कमांड पोस्ट ढह गया, तब भी हजारों कबायली लड़ाके थे। वे चिल्ला रहे थे, अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। अंधेरे में गोलियों की चमक लकीरें खींच रही थी। हमारी टुकड़ी अब इंतजार नहीं कर सकती थी। अब आमने सामने की लड़ाई का समय था, उसे खत्म करने का जो धमाकों ने शुरू किया था। मैं उठा और अपनी राइफल को कसकर पकड़कर आगे बढ़ा। जमीन गर्म थी, कीचड़ और खून मिलकर उसे फिसलन भरा बना रहे थे। एक कबायली लड़ाका अपने गड्ढे से बाहर निकला। उसकी बंदूक सीधे मेरी ओर थी। मैंने ट्रिगर दबाया। गोलियों की एक बौछार ने उसे पीछे गिरा दिया। उसका हेलमेट उड़ गया। उसका शरीर कांपता रहा और फिर शांत हो गया। उसका खून उस जमीन में समा गया जो पहले से ही लाल थी। पीछे जो बोले सो निहाल का जयकारा फिर से गूंजा। सिख सैनिक हर तरफ से बाहर निकले। उनकी परछाइयां धुएं और आग की रोशनी में दिख रही थीं।
हम भूतों की तरह थे जो प्रकट होते थे और फिर गायब हो जाते थे। हर धुएं के गुबार के पीछे दुश्मन की लाशें छोड़ जाते थे। लेकिन कबायली लड़ाकों ने हार नहीं मानी। उनके ईंधन के ढेर के पास से एक मशीन गन दहाड़ी। गोलियों ने हवा को चीर दिया और जमीन और पत्थरों को उड़ा दिया। मैं और 2 साथी तुरंत जमीन पर लेट गए। आग की लाल गोलियां हमारे सिर से कुछ इंच ऊपर से गुजर रही थीं। हमारे पीछे एक कपड़े का तंबू फट गया और उसमें आग लग गई। उस मशीन गन को खत्म करना होगा। मेजर शर्मा चिल्लाए और धुएं में गायब हो गए। मैं और बलवंत दूसरी तरफ से रेंगते हुए आगे बढ़े। हम तीनों एक साथ करीब पहुंचे। शर्मा उठे और एक हथगोला फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ। मशीन गन चुप हो गई। धुआं उठा। जब धुआं छोटा, मैंने शर्मा को गिरते हुए देखा। उनके कंधे से खून बह रहा था। बलवंत ने उन्हें सहारा दिया और एक टीले के पीछे ले गया। शर्मा का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उन्होंने फुसफुसाया, आगे बढ़ो। रुको मत। हम फिर से आगे बढ़े। कबायली लड़ाके जलते हुए तंबुओं से भागने लगे। भागते हुए अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। कुछ इतने घबरा गए थे कि उन्होंने बंदूकें फेंक दी। हाथों में सिर्फ अपने परिवार की तस्वीरें थीं। कुछ ने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एंटीना टूट चुका था। सिर्फ निराशाजनक खरखराहट थी। मैंने एक सरदार को गला फाड़कर चिल्लाते हुए देखा। वह अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, एक हथगोला उसके पैरों के पास फटा। उसका शरीर हवा में उछल गया। एक और विमान की गूंज सुनाई दी। इस बार हमारा एक डकोटा विमान नीचे आया। उसकी सर्चलाइट सीधे शिविर पर पड़ी। ऊपर से गोलियां बारिश की तरह बरसीं। पूरा मैदान फिर से हिल गया। हम तुरंत बिखर गए। मेरे बगल में एक साथी गिर गया, बिना कोई आवाज किए। खून कीचड़ में फैल गया। सूबेदार हरभजन ने शांति से अपनी मशीन गन को उस विमान की ओर निशाना साधा। इंतजार कर रहे थे कि वह थोड़ा और नीचे आए। उन्होंने ट्रिगर दबाया। आग की एक हरी लकीर ऊपर उठी और सीधे विमान के पेट से टकराई। धड़ाम! विमान जोर से हिला। उसके इंजन से आग निकली और वह जंगल के किनारे पर गिरकर फट गया। उसके पंखे के टुकड़े हवा में घूमते हुए जमीन में विशाल चाकुओं की तरह धंस गए। धुआं और आग उठे, जिसने आसमान के एक बड़े हिस्से को रोशन कर दिया। जमीन पर मौजूद कबायली घबराहट में चिल्लाए। हमने उस पल का फायदा उठाया और आगे बढ़े। राइफलों, हथगोलों और चीखों की आवाजें आपस में मिल गईं। एक भयंकर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। मैंने बलवंत को एक कबायली पर झपटते हुए देखा, जो उससे 2 गुना बड़ा था। दोनों कीचड़ में लड़ रहे थे। कृपाण की चमक दिखाई दी। अंत में बलवंत ने एक घातक वार किया। दुश्मन पीछे गिरा। उसकी आंखें फटी रह गईं। बलवंत लड़खड़ाता हुआ उठा। उसकी छाती तेजी से सांस ले रही थी। उसकी वर्दी खून से सनी थी। यह पता नहीं चल रहा था कि यह उसका था या दुश्मन का। दूर एक दुश्मन का ट्रक अभी भी सही सलामत था और अपनी तोप घुमाने की कोशिश कर रहा था। हम जानते थे कि अगर वह फायर करने में कामयाब हो गया तो हमारी पूरी टीम तबाह हो जाएगी। हरभजन सीधे उसकी ओर दौड़े, अपनी पीठ पर विस्फोटक लादे हुए। गोलियां उनके चारों ओर चमक रही थीं, लेकिन वह नहीं रुके। बस कुछ ही मीटर की दूरी पर उन्होंने विस्फोटक को ट्रक के नीचे रख दिया। एक तेज रोशनी चमकी। ट्रक का ढांचा हिला और फिर फट गया। आग ने हरभजन की परछाई को भी निगल लिया। मैं स्तब्ध रह गया। बस धमाके की गूंज अपनी छाती में महसूस कर सका। उस रात हर मिनट कोई न कोई ऐसे ही गिर रहा था। कोई रोया नहीं। सब बस आगे बढ़े, अपने शरीर का इस्तेमाल करके दुश्मन को गिराने का एक पल खरीद रहे थे। खून, कीचड़ और धुएं के साथ मिलकर एक तीखी, जली हुई गंध बना रहा था जो गले में अटक रही थी। लेकिन यही बलिदान थे जो हमारे बचे हुए कदमों को और मजबूत बना रहे थे। 0-20 पर लगभग आधे घंटे की लड़ाई के बाद कबायली शिविर कई टुकड़ों में टूट गया था। लड़ाकों के समूह बिना किसी क्रम के भाग रहे थे। जंगल के किनारे की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर भागने का रास्ता हमारी गोलियों से बंद था। हर नई गोली की आवाज रात को चीर देती थी। मैं धुएं और आग के बीच खड़ा था, तेजी से सांस ले रहा था। मेरी राइफल अभी भी हाथ में गर्म थी। मेरे सामने खाली मैदान अब एक सैन्य शिविर नहीं था, बल्कि एक सुलगता हुआ लाल समंदर था। भागते हुए लोगों की परछाइयां एक कोने में फांसे जानवरों के झुंड की तरह लग रही थीं। 15 अक्टूबर की रात नरक बन गई थी और हम, पगड़ी वाले सिख सिपाही, उस दरवाजे को खोलने वाले थे। लेकिन उस पल में, जब आग ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया,
मुझे यह भी अच्छी तरह पता था कि यह हर पल भाइयों के खून और हड्डियों से खरीदा गया था। कुछ परिचित चेहरे अब धुएं में खो गए थे और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 025 पर धुआं और आग अभी भी घने थे। कबायली शिविर एक विशाल आग के कड़ाहे जैसा लग रहा था। चिनार के पेड़ जल रहे थे, उनका रस उबल रहा था और टपक रहा था जैसे भूतिया तेल के दीपक हों। कबायली लड़ाकों की चीखें अभी भी गूंज रही थीं, लेकिन अब वे संगठित नहीं थीं, बस अकेली खोई हुई आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह टूट चुके हैं, लेकिन नहीं। कुछ कबायली समूह अभी भी उन तंबुओं से लड़ने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें आग ने नहीं निगला था। उनकी मशीनगनें फिर से गरजने लगीं, गोलियां खाली रास्ते पर बरस रही थीं। उन्होंने एक अर्धचंद्राकार घेरा बना लिया था, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस घेरे को तोड़ना होगा, वरना वे बाहर निकल जाएंगे। कर्नल राय, हमारे कमांडर, चिल्लाए। उनकी आवाज कर्कश थी, लेकिन एक बिगुल की तरह गूंज रही थी। उन्होंने हाथ से इशारा किया, हमारी टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया जो दोनों तरफ से हमला करेंगे। मैं जमीन से चिपक गया। मेरी नाक में जली हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। एक गोली मेरे ठीक सामने जमीन में लगी। मैंने अपनी राइफल पकड़ी और दुश्मन की बंदूक की नली से निकलने वाली चिंगारी का इंतजार किया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उठा और ट्रिगर दबाया। गोलियों की एक बौछार सीधे उस बंदूक की पोस्ट पर लगी। एक कबायली पीछे गिरा, दूसरा लड़खड़ाया, खून जमीन पर फैल गया। उसी समय दूसरी तरफ से मेरे साथियों ने 2 हथगोले फेंके। धड़ाम, धुआं और मिट्टी उड़ी। कबायली लड़ाकों का अर्धचंद्राकार घेरा टूट गया। लोग बिखर गए, कुछ गिरे, कुछ ने बंदूकें फेंक दी और भाग गए। लेकिन उसके तुरंत बाद पीछे से रोशनी के गोलों की एक श्रृंखला दागी गई। एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी हवा में लटक गई, जिसने हर पेड़, हर परछाई को साफ कर दिया। हम भी उस दिन जैसी रोशनी में उजागर हो गए थे। मैं जमीन से चिपक गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। कबायली लड़ाकों ने रोशनी का फायदा उठाया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलियों की सीटियां सिर के ऊपर से गुजर रही थीं, लाल लकीरें आसमान को चीर रही थीं। मेरे ठीक बगल में एक साथी को गोली लगी और वह गिर गया। उसके आव से गहरा लाल खून बह निकला। मैं बस उसे एक पेड़ की जड़ के पीछे खींच सका। उसकी आंखें खुली थीं, फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। कर्नल राय ने तुरंत रोशनी के गोलों को बुझाने का आदेश दिया। हमारी टीम के 3 लोगों ने अपनी हल्की मशीनगनें आसमान की ओर कीं। एक गोली रोशनी के गोले से टकराई और वह बुझ गया। अंधेरा फिर से छा गया। कबायली लड़ाके भ्रमित हो गए, उनकी नजरें खो गईं, उनकी गोलियां बेतरतीब हो गईं। हमने तुरंत उस अंधेरे का फायदा उठाया और आगे बढ़े। उनके वाहनों के ढेर पर एक ट्रक अभी भी सही सलामत था। कबायली लड़ाकों का एक हताश समूह उस पर चढ़ गया और उसकी तोप घुमाने की कोशिश करने लगा। इंजन गरजा, हेडलाइट्स जलीं। हम उन्हें फायर नहीं करने दे सकते थे। मैं और 2 साथी करीब पहुंचे। हमारे हाथों में विस्फोटक तैयार थे। एक साथी ने दौड़कर विस्फोटक को ट्रक के नीचे फेंक दिया। एक चिंगारी चमकी, ट्रक का ढांचा हिला और फिर फट गया। धमाके ने तोप पर मौजूद सभी लड़ाकों को उड़ा दिया। विशाल ढांचा एक तरफ झुक गया और गिर गया, जैसे एक जानवर जिसकी नसें काट दी गई हों। लेकिन उस पल में मैंने देखा कि विस्फोटक फेंकने वाले मेरे साथी को गोलियों की एक बौछार लगी। वह मेरे ठीक सामने गिर गया। उसका शरीर आग की लपटों में समा गया। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मेरा दिल सिकुड़ गया, लेकिन आंसुओं के लिए समय नहीं था। लड़ाई अभी भी जारी थी। 040 पर कबायली पीछे हटने लगे। वे अपने ही शिविर पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, बस हमें रोकने के लिए। हर गोली के साथ जमीन फट जाती थी, शरीर हवा में उछलते थे, चीखें छाती को चीर देती थीं। हमें बिखरना पड़ा, हर पेड़, हर गड्ढे का सहारा लेना पड़ा। मैंने मेजर शर्मा को चिल्लाते हुए सुना, उन्हें इकट्ठा मत होने दो। शब्द खत्म होते ही वह उठे और कबायली लड़ाकों के एक समूह पर गोलियां चलाईं जो इकट्ठा हो रहे थे। हमने भी उनका साथ दिया। वह समूह टूट गया, कुछ बीच में ही गिर गए। चकाचौंध करती रोशनी में मैंने बलवंत को देखा। उसे एक छर्रा लगा था, उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन वह अभी भी दांत भींचकर अपनी बंदूक पकड़े हुए था। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें इतनी दृढ़ता से चमक रही थीं कि मैं कांप गया। वह जोर से चिल्लाया, कोई पीछे नहीं हटेगा, उन्हें आखिर तक धकेलो। फिर वह आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक हथगोला था। हथगोला कबायली लड़ाकों के एक समूह के पास फटा
जिसने लोगों और बंदूकों दोनों को उड़ा दिया। 055 पर पूरा शिविर अब बस एक खंडहर था, लेकिन गोलियों की आवाज अभी भी नहीं रुकी थी। कबायली अपने कमांडरों को खोने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में थे, अभी भी उनके पास हथियार थे। वे घायल जानवरों की तरह जवाबी हमला कर रहे थे। हमने भी कई लोगों को खो दिया था, लेकिन कोई नहीं रुका। हर गिरने वाला एक मशाल बन गया जो पीछे वालों को आगे बढ़ाता था। मैं एक जले हुए पेड़ के तने के पीछे छिपा था। पसीना और खून मेरे चेहरे पर मिल गए थे। मेरे सामने खाली मैदान सुलगती आग से रोशन था। पलटे हुए ट्रक, जले हुए तंबुओं के मुड़े हुए ढांचे। खंडहरों से मदद के लिए धीमी आवाजें आ रही थीं। जो शिविर कभी संगीत और हंसी से गूंजता था, अब एक जीवित कब्रिस्तान था। लेकिन हम जानते थे कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कबायली के पास अभी भी संख्या थी, और सबसे क्रूर बात यह थी कि वे और भी ज्यादा बदला लेंगे। लेकिन अभी इस आग से भरी अंधेरी रात में हमने वह कर दिखाया था जो असंभव लग रहा था। एक पूरी हमलावर फौज को एक ही रात में घबराए हुए जानवरों के झुंड में बदल दिया। 16 अक्टूबर की पहली रोशनी ने चिनार के पेड़ों की जली हुई पत्तियों से झांका, जैसे एक तबाह हो चुकी तस्वीर पर हल्के ब्रश के निशान हों। रात गुजर चुकी थी, लेकिन धुएं, बारूद और खून की गंध अभी भी हवा में इतनी घनी थी कि हर सांस के साथ मेरा गला सूख रहा था। मेरे सामने कबायली शिविर अब एक सैन्य अड्डे जैसा नहीं लग रहा था। बस मुड़े हुए लोहे के ढांचे थे, जैसे काले कंकाल हों। पलटे हुए ट्रक जिनके किनारे फटे हुए थे, पहिए अलग पड़े थे जैसे कटे हुए हाथ हों। कई वाहन जलकर राख हो गए थे। अंदर बस काले कोयले के ढेर और सिकुड़े हुए शरीर थे। कबायली लड़ाकों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। कोई औंधा पड़ा था, हाथ अभी भी एक बंदूक पर कसा हुआ था जिसे वह चला नहीं सका। कोई आसमान की ओर मुंह करके पड़ा था, मुंह खुला हुआ जैसे कुछ चिल्लाना चाहता हो, लेकिन समय नहीं मिला। कोई एक पारिवारिक तस्वीर को कसकर पकड़े हुए था। पत्नी और बच्चे का चेहरा अभी भी धुएं की परत के बीच साफ दिख रहा था। कुछ शरीर धमाकों में इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि पहचाने नहीं जा सकते थे। बस जले हुए मांस के टुकड़े पेड़ों से चिपके हुए थे, जिनसे एक असहनीय गंध आ रही थी। मदद के लिए पुकार अभी भी कमजोर थी। कुछ गंभीर रूप से घायल लोग कराह रहे थे, खून से सनी लाल मिट्टी पर रेंगने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथों में अब हथियार नहीं थे, बस निराशा थी। लेकिन हमारे लिए लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कोई भी उन पर गोली चलाने के लिए आगे नहीं बढ़ा जिन्होंने लड़ने की क्षमता खो दी थी। क्योंकि इस समय जो चीज हमारे दिलों को सबसे ज्यादा भारी कर रही थी, वह दुश्मन की लाशें नहीं, बल्कि हमारे गिरे हुए साथियों की यादें थीं। मैं एक जले हुए पेड़ के तने के पास से गुजरा, जहां कुछ मिनट पहले तक आग की लपटें थीं। वहां मैंने खून और कीचड़ से सना एक नीला रुमाल देखा, बलवंत का रुमाल। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे उठाया। चारों ओर बस राख और जले हुए कपड़े के टुकड़े थे। बलवंत ट्रक पर हमला करते हुए आग में समा गया था। अब बस यह छोटी सी निशानी बची थी। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए। मेरा गला रूंध गया। मेरी आंखें जल रही थीं, लेकिन आंसू नहीं निकल सके। युद्ध के मैदान में रोने का समय नहीं होता। मेजर शर्मा एक पेड़ के तने से टिके बैठे थे। उनका कंधा एक फटे हुए आव के टुकड़े से अस्थायी रूप से बौंधा हुआ था। खून अभी भी रिस रहा था, लेकिन उनकी आंखें शिविर पर टिकी हुई थीं। हमने कर दिखाया, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज कर्कश थी। एक रात में एक पूरी फौज बिखर गई। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में कोई हल्कापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ठीक बगल में एक और साथी बेजान पड़ा था। उसका हाथ अभी भी राइफल के ट्रिगर पर कसा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी दृढ़ संकल्प से भरा था, जैसे मौत लड़ते हुए बस एक अस्थायी अवस्था हो। मैंने झुककर उसकी आंखें बंद कर दी। मेरे हाथ गर्म और ठंडे खून से सने थे। जंगल के पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे, अजीब तरह से, जैसे यहां कभी कोई नरक नहीं हुआ हो। लेकिन हमारे लिए वह आवाज सिर्फ विरोधाभास को और गहरा कर रही थी। प्रकृति अभी भी उदासीन थी, जबकि इंसान ने अपना खून और मांस पीछे छोड़ दिया था। बचे हुए कबायली लड़ाके बिखर कर भाग गए। कुछ ने जूते उतार दिए, बंदूकें फेंक दी और चिनार के जंगल की ओर भागे। मुंह में भगवान और मां का नाम बुदबुदा रहे थे। कुछ एक पेड़ के तने के पास गिरकर कांप रहे थे, आंखें खालीपन में घूर रही थीं। विमान, तोपें, उनका पूरा शक्तिशाली तंत्र अचानक अर्थहीन हो गया था। उनके पास बस सहज भय बचा था, एक ऐसा भय
जिसने उन्हें दिन के उजाले में भटकते हुए भूतों में बदल दिया था। मैंने मुड़कर देखा, कर्नल राय मैदान के बीच में खड़े थे। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उनकी आंखें ढह चुके कमांड पोस्ट को देख रही थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गहरा सिर झुकाया। हर कोई समझ गया कि यह सिर झुकाना जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन लोगों को याद करने के लिए था जो पिछली रात गिर गए थे। हवाई अड्डे के किनारे बने एक छोटे से अस्थायी शिविर में हमने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया। संख्या ने हर किसी को खामोश कर दिया। लगभग 1/3 भाई अब नहीं थे। किसी को सिर्फ उसके पगड़ी के कपड़े से पहचाना जा सका, किसी का शरीर विस्फोटकों के साथ विलीन हो गया था, जिसे इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। पिछली शाम जल्दबाजी में लिखे गए पत्र अब भेजने के लिए कोई नहीं था। हमने उन्हें एक कोने में रख दिया, जैसे अनकहे आखिरी शब्द हों। मैं बैठ गया। मेरी पीठ एक पेड़ के तने से टिकी हुई थी। मेरे हाथ अभी भी बलवंत के नीले रुमाल को कसकर पकड़े हुए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन हर तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। उड़ता हुआ ट्रक का पहिया, गिरता हुआ विमान, उठती हुई लाल आग, कबायली चीखें और साथियों के जो बोले सो निहाल के जयकारे। पिछली रात हमने खून का एक पन्ना लिखा था, लेकिन उस पन्ने में सिर्फ महिमा नहीं थी, उसमें दर्द भी था। एक पश्चाताप जो हमारे साथ जीवन भर रहेगा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैली। कबायली शिविर से धुआं अभी भी उठ रहा था, एक गहरे काले स्तंभ में जो एक हालिया तबाही का गवाह था। लोग इसे एक जीत कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह बस युद्ध की सच्चाई थी। शक्तिशाली भी गिर सकता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा खून से चुकाई जाती है। 15-16 अक्टूबर 1947 की रात ऐसे ही समाप्त हुई। जीत में मीठी, नुकसान में कड़वी, और हम जो जीवित बचे थे उस याद को एक ऐसे निशान की तरह ढोएंगे जो कभी नहीं भरेगा।